नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 18 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अगर नज़र डालें एक्सप्लेन पेज पे तो 3 आर्टिकल्स है। तीनों में फर्स्ट आर्टिकल जो है दैट इज़ रिलेटेड टू यूएसए में रेट हाइक्स की गई है वहाँ के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के द्वारा। तो उसका असर देखो मार्केट पे देखने को मिला है। वो क्या होता है जो वो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यूएसए में इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो इसलिए किया गया है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है। इसका मतलब जो है वो यूएसए के मार्केट में डॉलर का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जब डॉलर सर्कुलेशन में ज़्यादा है तो वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है तो इस वजह से वहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो अभी 7.5% पर चल रही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से अगर वहाँ पर इन्फ्लेशन कैलकुलेट की जाती है तो अभी 7.5% तक चल रही है, जो कि पिछले 40 सालों में हाईएस्ट लेवल पे है। तो इस केस में ये जो लिक्विडिटी है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ के यूएस फेडरल रिजर्व ने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट्स को राइज़ करने की बात कर दी है, जिससे कि अब ये लिक्विडिटी मार्केट से एब्जॉर्ब हो सकेगी। वो कैसे कि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर दी जाती है तो लोन जल्दी से लोग नहीं लेंगे, और दूसरा जो लोग डिपॉजिट करवाते हैं बैंकों में पैसा उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो इस केस में क्या होता है कि वो लोग पैसे को अपने पास में रखने की बजाय बैंकिंग सिस्टम में डालना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम, और लिक्विडिटी कम होगी तो डिमांड अपने आप कम होगी, तो महंगाई को कंट्रोल करना थोड़ा पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ये है मेन इक्वेशन। अब इसका असर हमारे यहाँ पर क्या पड़ता है कि जब डॉलर का लिक्विडिटी जो सर्कुलेशन है वो रुक जाता है तो हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा, उस इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट आता है। क्योंकि सीधी सी बात है, यूएसए में अगर अच्छा खासा रिटर्न उनको मिलेगा इन्वेस्टर्स को, तो वो इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करेंगे या दूसरे किसी डेवलपिंग कंट्री में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। वो अपना पैसा यहाँ से निकालते हैं और फिर यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ पे स्टेबल इकोनॉमी और इंटरेस्ट रेट जहाँ पर ज़्यादा हो गई थी, उसका मतलब वो पैसा अगर यहाँ पर लगाते हैं तो उनको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से वो पैसा बाहर निकाल लेते हैं। इसका मतलब हमारे लिए क्या होता है, नुकसान। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो उसका आउटफ्लो देखने को मिलता है। हमारे देश से लोग पैसा निकाल के ले जाते हैं और यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में पैसा डाल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी रिटर्न उनको अच्छा मिल रहा है। तो ठीक है, इसके आगे देखें। दूसरा जो एक्सप्लेन पेज का आर्टिकल है दैट इज़ यूएसए ने यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई करने की बात की है, जो कि खुद एक मिसाइल की तरह काम करते हैं। तो जानते हैं इस आर्टिकल को। देखो, जो ड्रोन्स होते हैं उनको अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोला जाता है, यूएवीज़। तो एक तरीके के ड्रोन तो हम जानते हैं कि जिनमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब हेलीकॉप्टर की तरह या प्लेन की तरह होते हैं, जिनको रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है, जो कि वेपन को सप्लाई करने का, सर्विलियंस का ये काम करते हैं। तो एक तो आप इस तरीके से जानते हो कि वो ड्रोन जो कि खुद एक मिसाइल जो है वो लॉन्च कर सके अटैक करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ वो ड्रोन्स जो खुद ही एक मिसाइल की तरह काम करते हैं, उन ड्रोन्स को बोला जाता है कामिकाज़े। ठीक है, जिनको सुसाइड ड्रोन भी बोला जाता है, जिसमें सिंपल ये आपको दिख रहा है, ड्रोन सर्विलियंस कर रहा है आराम से। अब यहाँ पर ये जो ड्रोन है इसका काम अगर सर्विलियंस का है तो केवल कैमरा से डिटेक्ट करता रहेगा और इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी इसको ऑपरेट किया जा रहा है उसको देता रहेगा। पर अगर ये ड्रोन ही कामिकाज़े दैट मीन्स सुसाइड ड्रोन है, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो विंग्स है ना, इनको तो ये तोड़ करके साइड में कर देगा, और फिर जब टारगेट को हिट करना होगा तो सीधा जो बीच का पोर्शन है वो सीधा जा कर के हिट कर जाएगा। तो अपने आप में ये मिसाइल की तरह भी काम कर जाता है। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इसी तरीके के कामिकाज़े या फिर सुसाइड ड्रोन्स हैं उनको यूक्रेन को सप्लाई करने की बात कही है। लगभग $800 मिलियन की ये मिलिट्री एड होगी, ठीक है, सहायता दी जाएगी। और बेसिकली कल हमने देखा था एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने स्पीच में ये बात कही थी कि आप हमें हेल्प प्रोवाइड करो। ठीक है, इसमें ये जो स्विचेबल ब्लेड्स हैं इनका मेन काम है, जो आपको बता दिया कि ये ब्लेड्स हैं, इनको स्विचेबल का मतलब इनको हटाया भी सकता है। ये हिट करने का जब भी टारगेट आता है ना तो ये हटा देता है और सीधा एक मिसाइल की तरह जा कर के हिट कर देता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे मेनली बताई जा रही है। तो पूछा जा सकता है कि भाई सुसाइडल जो ड्रोन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है वो हमने समझ ही ली, मेन जो पॉइंट थे वो हो गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि पार्लियामेंट के एक पैनल ने नरेगा स्कीम के तहत जो पेमेंट्स दिए जाते हैं तो उन पेमेंट्स में जो कास्ट सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है तो बोलो उस कास्ट सिस्टम को बंद करो, ये रिकमेंडेशन दी है। तो ऐसे में
अभी आप देख सकते हो कि शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और अदर जो कास्ट के कैटेगरीज़ के जो लोग होते हैं वो जॉब करने के लिए जब नरेगा में जाते हैं तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो उनके काम के बदले में पैसा देती है। पर क्या है कि पेमेंट का जो तरीका है वो सेग्रीगेट किया हुआ है कास्ट के बेसिस पे। अब इसमें नुकसान क्या है कि जो लोग SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन लोगों को तो जो पेमेंट है वो जल्दी मिल जाता है, और जो अदर्स हैं, अदर्स में आ जाते हैं मेनली OBCs और दूसरे जनरल वाले, तो इन लोगों को जो है पेमेंट टाइम पे मिलता नहीं है। तो इसी चीज़ को लेकर के जो कंप्लेन है वो लगातार जो थर्ड कैटेगरी के इंडिविजुअल्स हैं, कौन, जो जनरल और OBC वाले हैं, वो कर रहे थे कि भाई हमें पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता है, जबकि हम एक ही जगह पे काम करते हैं, एक ही तरीके का काम, और काम करने का वक्त है वो भी सेम ही है, हमारा नाम भी एक ही रजिस्टर में एनरोल्ड है, पर जब पेमेंट्स की बात आती है तो पेमेंट का टाइम डिफरेंट होता है। बोले SC ST वालों को तो बहुत जल्दी पेमेंट मिल जाता है, और जनरल और OBC वाले जो लोग हैं उन लोगों को पेमेंट में डिले होता है। तो ऐसे में बोला हमारी लाइवलीहुड में प्रॉब्लम आती है। तो ये मेन कंसर्न था। तो कास्ट बेस्ड पेमेंट सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ जो है कि SC ST एंड अदर्स की 3 कैटेगरी में डिवाइड करके फिर बाद में पेमेंट को देना, ये शुरू किया गया था 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में। वैसे बात तो हो गई थी 2 मार्च 2021 को फाइनल, पर इम्प्लीमेंटेशन में कब आया ये, 1 अप्रैल 2021 से, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है कि जो एनरोलमेंट जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मस्टर रोल। कि मान लो एक साइट है, यहाँ पर नरेगा का काम चल रहा है, तो यहाँ पर 50-60 आदमी काम करते हैं, जिनमें कुछ SC कम्युनिटी के हैं, कुछ ST के, बाकी अदर कैटेगरी के आ जाते हैं। अदर में आपको पता है जनरल एंड OBC वाले आ गए। तो उनका मस्टर रोल का मतलब कि जहाँ पर उनकी अटेंडेंस होती है वो तो देखो एकदम बोला सेम जगह पे होता है, और ये मस्टर रोल से बेसिस पे पेमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट भेजी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को, तो वो ये मस्टर रोल के बेसिस पे डिसाइड की जाती है कि हाँ ये बंदा A है, ये इतने दिन तक काम करके गया, इतना पेमेंट इसका बन जाएगा, B का इतना बनेगा, C का इतना बनेगा, चाहे उसकी कास्ट कैटेगरी कुछ भी हो। तो यहाँ से रिक्वेस्ट जो है पेमेंट के लिए वो तो जाती है एक साथ, पर पेमेंट जो डिसबर्स होते हैं, जो रिलीज़ किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, वो ये देख करके किए जाते हैं कि हाँ SC कम्युनिटी के कितने लोग हैं उनको पेमेंट पहले दे दो, ST के कौन है उनको पेमेंट दे दो, और अदर्स में जो आ रहे हैं उनका पेमेंट में होल्ड आता है, डिले आता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको हाईलाइट यहाँ पर किया गया। जो भी अदर कैटेगरी के जो इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने पेमेंट में डिले की बात कही, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, और उसी बात को हाईलाइट यहाँ पे कर दिया पार्लियामेंट्री कमेटी ने, ठीक है। तो यही मेन चीज़ थी जो हमें समझनी थी। वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो जो है स्टेट्स को और यूटीज़ को एक तरीके से खुद को ये कहती है कि हाँ जी पेमेंट कितना क्या फाइनलाइज होगा, ठीक है। पहले की तो क्या होता था, पेमेंट फाइनलाइज होता था और सबको सेम टाइम पे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, SC से हो, ST से हो या अदर कैटेगरी से हो, उन सबको पेमेंट एकदम एक्यूरेट टाइम पे मिलता था एक साथ। पर जब से कास्ट सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है पिछले साल, तब से पेमेंट में अदर कैटेगरीज को डिले का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इसको करेक्ट करने के लिए बोला गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ है वो ये कि इंडिया ने देखो लाइन ऑफ क्रेडिट जो है श्रीलंका के लिए अब $1 बिलियन की कर दी है। देखो एक तो होता है लोन और एक होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। लोन में तो क्या होता है, आप जितना पैसा किसी को भी दे देते हो उसके बदले में उसके ऊपर जो फिक्स रेट है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बंदा जो है वो टाइम पे रिटर्न करता रहता है। तो लोन का तरीका तो ये है। जबकि लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि आप जो है एक फैसिलिटी तैयार कर देते हो कि हाँ जी, अब जैसे श्रीलंका की बात करें तो इसमें $1 बिलियन का आपने फैसिलिटी तैयार कर दिया श्रीलंका के लिए। अब श्रीलंका $1 बिलियन का ब्याज पे नहीं करेगा, श्रीलंका ब्याज उसी अमाउंट का पे करेगा जितना अमाउंट इस $1 बिलियन का वो यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि $1 बिलियन की बजाय $0.5 बिलियन ही यूज़ किए या $500 मिलियन ही यूज़ कर रहा है श्रीलंका, तो ऐसे में श्रीलंका $1 बिलियन की बजाय इंटरेस्ट रेट कितने पे करेगा, जितना उसको जितना उसने यूज़ किया। अब मान लो बीच में श्रीलंका को ज़रूरत पड़ गई कि भाई अभी हमें लगभग $250 मिलियन की और ज़रूरत है, तो वो पैसा और ले सकता है। तो ऐसे में टोटल अमाउंट कितना हो गया, $500 मिलियन पहले और फिर बाद में अभी 250, तो ऐसे में $750 मिलियन यूज़ कर लेगा श्रीलंका। तो उसके बदले उसका ब्याज देगा, ना कि $1 बिलियन का। मतलब ये कि लिमिट प्रोवाइड कर दी
क्रेडिट फैसिलिटी देती कि हाँ आपकी जो ज़रूरत है उतनी आप पूरी करो और जितना पैसा आप यूज़ करोगे उतना ही आपको ब्याज देना पड़ेगा, उतने का ही। क्या है प्रॉब्लम? क्योंकि श्रीलंकन इकोनॉमी अभी बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रही है, जिसमें मेन क्राइसिस तो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, तो जिसकी वजह से श्रीलंका जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर बासिल राजपक्षे वो अभी इंडिया में आए हुए हैं, उनसे अभी उनकी मीटिंग हुई है, हमारे तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी और साथ में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी उनके बीच में। ठीक है, तो ये $1 बिलियन का प्रोविज़न है। वैसे देखा जाए ना तो अभी जनवरी 2022 से लेकर अभी तक हमने श्रीलंका को लगभग $2.4 बिलियन का सपोर्ट दे दिया है। साथ में IMF से भी श्रीलंका जो है वो बेल आउट डिमांड कर रहा है कि हमें सपोर्ट दो, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रही है। तो उसमें भी इंडिया जो है वो श्रीलंका की हेल्प कर रहा है कि कैसे भी करके IMF जो है वो श्रीलंका की हेल्प कर दे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो हमें देखनी थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू ICJ। देखो हमारी तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जज हैं उनका नाम है दलवीर भंडारी। उन्होंने क्या है कि रशिया के खिलाफ़ में एक रेजोल्यूशन लाया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि रशिया को जल्दी से जल्दी यूक्रेन में जो इन्वेजन चल रहा है उसको रोक देना चाहिए। तो इसमें देखो ICJ की बात करें तो टोटल 15 जजेज होते हैं। इन 15 जजेज में से 13 जजेज ने तो फेवर किया है इस रेजोल्यूशन का कि वाकई में रशिया को यूक्रेन में इन्वेड नहीं करना चाहिए और इस इन्वेजन को बंद कर देना चाहिए, और 2 जो जजेज हैं उन्होंने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया, जिनमें से एक जज तो थे रशिया के, एक जज थे चाइना के। तो ऐसे में सवाल ये आ गया कि इंडिया ने अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इन सब में इंडिया ने एब्सटेन किया है, और जबकि यहाँ पर वोटिंग में इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है ICJ में उन्होंने ये कह दिया कि भाई रशिया को अब यूक्रेन में जो इन्वेजन है उसको रोक देना चाहिए। तो क्या इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया? तो जब ये इंक्वायरी की गई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में तो वहाँ से स्पोक्स पर्सन का ये आंसर था कि दलबीर सिंह भंडारी जी ने जो वोट किया है ना वो खुद की इंडिविजुअल लेवल पे दिया है, ना कि सरकारी स्टैंड है ये, कि वो अपना खुद का ओपिनियन दे रहे हैं वहाँ पे, बोलो उसमें सरकार का कोई लेन देन है नहीं। तो यही मेन बात थी। ठीक है, वैसे तो ICJ देखा जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हैग में लोकेटेड है, और ये यूनाइटेड नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला कह सकते हैं कि जुडिशरी है ये। ठीक है, वैसे तो बोलने को तो ये बोला जाता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके जो भी वर्डिक्ट्स हैं, जो भी डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग होते हैं कि मानना ही पड़ेगा। पर सवाल ये है कि अभी तक बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनमें ICJ की जो वर्डिक्ट है उनको माना नहीं गया है। जैसे लेटेस्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो है कि चाइना को ICJ ने सीधा ये कह दिया कि साउथ चाइना सी में फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया इन सबके स्टेक्स इन्वॉल्व हैं और आप वहाँ पर अपनी दादागिरी मत लगाओ। तो पर फिर भी चाइना ने इस डिसीजन को नहीं माना। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि ICJ जो है वो बोलने को तो बहुत कुछ पावरफुल एक जुडिशरी के तौर पे कंसिडर किया जाता है, बट उसके जो वर्डिक्ट्स हैं वो बाइंडिंग होने के बावजूद भी नहीं माने जाते हैं। इसके आगे देखें, ICJ के द्वारा जी ये जो डिसीजन या फिर जो बोला गया है ना बात कि भाई अभी रशिया को इन्वेजन को सस्पेंड कर देना चाहिए, तो उसके पीछे 1948 का जेनोसाइड कन्वेंशन है, उसके बेसिस पे ये स्टेटमेंट दिया है। तो रशिया ने ये कह दिया कि ICJ ने जो बात बोली है वो चीज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोविज़न से नहीं फुलफ़िल हो रही है, तो बोले ये चीज़ मानने लायक नहीं है। ठीक है, कि हमने अटैक नहीं किया, हमने तो सेल्फ डिफेंस में काम किया है। तो इस तरीके से रशिया के जो जज थे उन्होंने ये बात कह दी। ठीक है, तो मेन जो पॉइंट थे वो हमने देख लिया। आगे ICJ के बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ोगे UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो ये कि वर्क प्लेसेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आते हैं उनको रोकने के लिए हमारे यहाँ पर पोश एक्ट ऑफ 2013 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ऐसे में केरला हाई कोर्ट ने ये कहा कि फिल्म इंडस्ट्री भी इस पर्टिकुलर एक्ट को इम्प्लीमेंट करे, कारण कि यहाँ पर भी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर मतलब नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले के बीच में रिश्ता है, और उसी रिश्ते को मेंटेन रखते हुए यहाँ पर ज़रूरी है कि जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है उस एक्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अभी आपको पता है मलयालम एक्ट्रेस, ठीक है, भावना,
उनका केस चल रहा है, तो उसी से संबंधित जब ये सुनवाइयाँ चल रही थी ना, तब ये बात कही गई है। और पोश एक्ट 2013 में जो आया था, उसके पीछे एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी। उन गाइडलाइंस को विशाखा गाइडलाइंस बोला जाता है, जो कि संबंधित है किसके लिए? वर्क प्लेस पे कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट हो उसको रोकने के लिए। तो वैसे देखा जाए तो अभी इस तरीके के इंसिडेंट बहुत सारे हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। उनमें से एक है मलयालम जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर इस तरीके का केस आना। और ये जो एक्ट है इसका नाम है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। देखो, इस एक्ट के बेसिस पे अगर देखें कि कोई भी वर्क प्लेस जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स अगर काम करते हैं ना, तो वहाँ पर एक इंटरनल एक कोर कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है ना, जो कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है कि हाँ वो वर्क प्लेस पे कहीं पर किसी भी लेडी के साथ में कोई सेक्सुअल हरासमेंट की एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। इस तरीके से ये एक्ट जो है वो एक इंडस्ट्री में वहीं की वहीं पे मैटर को सॉर्ट आउट करने और मैटर में जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको पनिश करने के लिए प्रोविज़न रखती है। और ये कमेटी का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, इंटरनल कंप्लेन कमेटी। ओके, इसके आगे अगर हम देखें तो ये जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी है, ये वहीं पे इस्टेब्लिश होती है जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये प्रोविज़न लिखा हुआ है किसमें है? ये जो एक्ट है पोश एक्ट 2013, इसका सेक्शन 9 है और सेक्शन 6 दोनों में प्रोविज़न दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 से कम जने काम करते हैं और वहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ को रोकना है, तो क्या किया जाए? तो क्या होगा कि जो आप कह सकते हो कि वहाँ पर जो लोकली कंप्लेन कमेटी इस्टेब्लिश रहती हैं, मतलब हो गया, एक तो हो गई इंटरनल कंप्लेन कमेटी, ये तो कब इस्टेब्लिश होगी? जब ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। और एक LCC होगी, लोकल कंप्लेन कमेटी। वहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 10 से कम एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो वहाँ पर अगर सेक्सुअल हरासमेंट का केस आता है तो वो लोग LCC में जाकर के अपना जो कंप्लेन है वो रजिस्टर करा सकते हैं। उनकी कंपनी में तो ये फैसिलिटी नहीं होगी, पर हाँ ये फैसिलिटी ज़रूर होगी कि लोकली एक लोकल कंप्लेन कमेटी होगी जो कि इस तरीके के इश्यूज़ को फिर मैनेज करेगी। इसके आगे देखें, और ये जो प्रोविज़न है जिसमें ये है कि भाई इंटरनल कंप्लेन कमेटी इस्टेब्लिश करने के लिए जो 10 मेंबर्स की मिनिमम जो कंडीशन रखी हुई है कि 10 एम्प्लॉयज़ मिनिमम होने चाहिए, अगर वो फुलफ़िल नहीं होता है तो इस एक्ट पोश एक्ट ऑफ 2013 का सेक्शन 2 क्लॉज सेकंड, इसके तहत आप क्या करोगे? जो लोकल कंप्लेन कमेटी है वहाँ पर आप अपनी जो रिक्वेस्ट है या फिर जो कंप्लेन है वो दायर कर सकते हो। तो ऐसे में अभी क्या है, विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव, ठीक है, इसके द्वारा पिटीशन फाइल की गई केरला हाई कोर्ट में, ठीक है। और उसमें ये कहा गया कि जो एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट, मतलब अम्मा की, वहाँ पर मलयालम मूवीज़ में जो एक एसोसिएशन काम करती है, बोलो वो फेल हो गई है वहाँ पर जो भी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं उनको रिड्रेस करने में। तो ऐसे में फिर बाद में ये भी कहा गया कि विशाखा गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उनका भी वहाँ पर वायलेशन हो रहा है। तो ऐसे में फिर केरला हाई कोर्ट ने कहा कि जी आप भी एम्प्लॉय हो और आप भी एम्प्लॉयर हो और आपके अंडर में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो ऐसे में 2013 का ये जो एक्ट है ये एज इट इज़ अप्लाई होगा आप पर। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई जो विशाखा गाइडलाइंस है उनका कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए, जिनमें प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। तो ये है मेन मुद्दा। तो ऐसे में इस एक्ट के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिटेल आप लोगे कि भाई ये जो पोश एक्ट है इसके क्या क्या प्रोविज़न है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर एक न्यूज़ हो रहा है फ्रंट पेज पे कि उज्ज्वला स्कीम जब से लॉन्च हुई है, जिसमें एलपीजी सिलेंडर्स के थ्रू जो फ्यूल है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें ये पता पड़ा है, अभी स्टडी एक कंडक्ट हुई है, इंडिपेंडेंट स्टडी, कि जब से उज्ज्वला स्कीम लॉन्च हुई है ना तब से अभी तक लगभग 1.5 लाख ज़िंदगियों को बचाया जा चुका है, जिनका एयर पोल्यूशन की वजह से प्री मैच्योर डेथ हो सकती थी, उनमें लगभग 13% तक रिडक्शन देखने को मिला है। तो ये अपने आप में अच्छा अचीवमेंट है। तो इस स्कीम को भी एक बार आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज़ करोगे। ओके, आगे चलते हैं।
एक जो हमने श्रीलंका वाला आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें 1-2 पॉइंट्स बाकी हैं। उन पॉइंट्स की अगर बात करें तो देखो इंडिया की तरफ से अडानी ग्रुप है ना, वो देखो त्रिनकोमली, मतलब आप देखो श्रीलंका का मैप अगर नोटिस करेंगे आप तो इस तरीके से श्रीलंका का मैप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे में ईस्टर्न रीजन में जो एरिया है दैट इज़ त्रिनकोमली, वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम रिज़र्व है वो तैयार किया जा रहा है, ठीक है। उसमें इंडियन ऑयल की एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है लंका इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन, और दूसरी तरफ जो काउंटर पार्टी है श्रीलंका की तरफ से दैट इज़ सिलोन पेट्रोलियम। ये दोनों मिलकर के वहाँ पर त्रिनकोमली ऑयल टैंक फार्म डेवलप कर रहे हैं। अडानी ग्रुप है वो भी देखो विंड और सोलर प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप कर रहा है मन्नार वाले एरिया में। इसके आगे एक एयरपोर्ट भी है पलाली एयरपोर्ट, वो भी डेवलप किया जा रहा है इंडिया के कॉरपोरेशन के द्वारा। तो ऐसे में इंडिया और श्रीलंका के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम किया जा रहा है। ये चीज़ भी हमें देखनी थी जो हमने देखी। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बस जो मेन में बस ये चल रहा है एक तो कि रुपी एंड रूबल में ट्रेड की बातचीत हो रही है कि रशिया से हम जो ट्रेड है वो हमारी दोनों की करेंसीज़ में एक्सचेंज करते हुए कर लें, यूएसए का जो डॉलर है उस पर बिना रिलाई करें, ठीक है। इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा लग नहीं रहा है। ओईसीडी जो कंट्रीज़ हैं उनका ये डिमांड है कि कैसे भी करके, अब देखो इश्यूज़ तो बहुत सारे आ रहे हैं, उनमें से एक यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, इसको सॉर्ट आउट करना भी ज़रूरी है, महंगाई को रोकना भी ज़रूरी है, तो उन पे कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस आ रही है। और साथ में ये कहा जा रहा है ओईसीडी कंट्रीज़ के द्वारा कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 1% तक ड्रॉप हो सकती है। तो ये अपने आप में ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं क्राइसिस का एक स्कोप दिख रहा है। तो देखो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने देख लिए, कुछ अगर बच रहे हों तो बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।